मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन आज उस घटना को एक साल बीत जाने के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए भीषण आतंकी हमले की, जिसने 22 अप्रैल 2025 को कम से कम 25 निर्दोष पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और ये हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बनकर सामने आया था। आज एक साल बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन सी खामियां थी जिनके चलते यह हमला संभव हो सका, और क्या उन खामियों को दूर किया गया या नहीं। सबसे पहले आपको उस दिन की भयावह तस्वीरों की याद दिलाते हैं जब कश्मीर के इस खूबसूरत पर्यटक स्थल पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। बताया गया कि 3 हथियारबंद आतंकी जंगल की ओर से आए और उन्होंने वहां मौजूद पर्यटकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खासतौर पर हिंदू पुरुषों को चुन चुन कर उनके परिवारों के सामने मार दिया गया। ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी क्रूरता थी दोस्तों, जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस हमले में कश्मीरी मुस्लिम टट्टू चालक भी मारा गया, जो एक महिला को बचाने की कोशिश कर रहा था। यानी ये घटना इंसानियत के दोनों पहलुओं को दिखाती है, एक तरफ बर्बरता और दूसरी तरफ बहादुरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हमला रोका जा सकता था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक हमले से पहले खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर संभावित हमले की चेतावनी दी थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि हमला कहां होगा, लेकिन जब इनपुट मौजूद थे तो क्या सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा सतर्क नहीं होना चाहिए था। यही सवाल उठाती है कश्मीर मामलों की जानकार राधा कुमार, जिन्होंने कहा कि कोई ये नहीं कह रहा कि सरकार पूरी तरह दोषी है, लेकिन ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि बैसरन जैसे इलाकों को पूरी तरह नजरअंदाज कैसे कर दिया गया, जहां हजारों पर्यटक रोज आते हैं। अब यहाँ एक और पहलू सामने आता है दोस्तों कि हमले से ठीक 2 हफ्ते पहले 8 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। लेकिन ये साफ नहीं है कि इस बैठक में पर्यटकों पर हमले की आशंका पर कोई गंभीर चर्चा हुई थी या नहीं। अगर हुई थी तो उसके बाद क्या कदम उठाए गए, और अगर नहीं हुई तो ये और भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के मुताबिक हमले को अंजाम देने वाले तीनों आतंकी पहले से इलाके में मौजूद थे और कम से कम 2 दिन पहले पहलगाम पहुंच चुके थे। उनमें से एक आतंकी पहले भी एक हमले में शामिल रह चुका था। यानी ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसी उन्हें पकड़ नहीं सकी या रोक नहीं सकी। ये बात खुद से एक बड़ी चूक की ओर इशारा करती है। अब बात करते हैं उस इलाके की जहां ये हमला हुआ। बैसरन एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय और जहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सेना और सीआरपीएफ के कैंप मौजूद है। इसके बावजूद उस दिन वहां सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। ना तो रास्ते पर कोई चेकिंग थी और ना ही मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। यहाँ तक कि खबरें ये भी आई हैं कि हमले से पहले वहां तैनात एक सीआरपीएफ कंपनी को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। और अगर ये सच है तो ये और भी गंभीर लापरवाही बन जाती है। सरकार ने उस समय ये तर्क दिया था कि बैसरन को खोलने के लिए पुलिस की अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन विशेषज्ञ इसे हास्यास्पद बताते हैं, क्योंकि अगर अनुमति जरूरी थी तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया, और अगर जरूरी नहीं थी तो फिर ये तर्क का क्या मतलब है। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य सिन्हा ने भी कहा कि आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि असल हमलावर कौन थे, और शुरुआती स्केच भी गलत साबित हुए। यानी जांच के स्तर पर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब 1 साल बीत चुका है दोस्तों, लेकिन क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई? क्या किसी को सजा मिली? क्या कोई बड़ा सुधार हुआ? इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला दोस्तों, और यही वजह है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और पूछ रहा है कि जब खुफिया इनपुट मौजूद थे तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई।
साथ ही ये भी सवाल उठता है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जिस शांति का दावा किया जा रहा था, क्या वो वास्तव में जमीनी स्तर पर मौजूद है या नहीं। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई के तहत कई संदिग्धों के घर गिराए और सैकड़ों युवाओं को हिरासत में लिया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ सख्ती से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना भी जरूरी होता है, क्योंकि खुफिया जानकारी का सबसे मजबूत स्रोत जमीनी स्तर पर मौजूद लोग ही होते हैं और अगर वही खुद को अलग थलग महसूस करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो सकती है। और यही बात राधा कुमार भी कहती हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि लोगों के साथ संवाद और विश्वास पर भी ध्यान देना होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी कश्मीर में संवाद और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ी है तब हिंसा में कमी आई है, लेकिन जब सिर्फ कठोर नीतियां अपनाई जाती हैं तो असंतोष बढ़ता है और उसका असर देर सबेर सामने आता जरूर है। अब सवाल ये है कि क्या इस एक साल में सरकार ने कोई ठोस सुधार किया? क्या सुरक्षा तंत्र में बदलाव हुआ? क्या जवाबदेही तय की गई या फिर ये मामला भी धीरे धीरे भुला दिया जाएगा जैसा कि अक्सर होता है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिले हैं और यही वजह है कि आज भी लोग जवाब चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि उन 25 जिंदगियों का सवाल है जो एक पल में खत्म हो गई और उन परिवारों का सवाल है जो आज भी न्याय और जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में सरकार को और पारदर्शिता दिखानी चाहिए? क्या सुरक्षा तंत्र में सुधार हुआ है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही गहराई वाली खबरों के लिए द संकेत लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।